भारत पर अगला अटैक पाकिस्तान से नहीं होगा, बांग्लादेश से भी नहीं होगा, चाइना से भी नहीं होगा। भारत को असली डेंजर है एक हिंदू राष्ट्र से। बात हो रही है नेपाल की। यस, वही नेपाल जिससे भारत अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है। उसने भारत को वार्न करने की कोशिश की है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं और इसकी हमें बड़ी प्राइस चुकानी पड़ेगी। ये है सुनील बहादुर थापा, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के प्रिंसिपल एडवाइजर। आजकल उनका एक वीडियो बहुत वायरल जा रहा है। उन्होंने भारत को एक खुफिया जानकारी दी है और वार्न करते हुए कहा है कि भारत नेपाल बॉर्डर से आतंकी भारत घुसना चाहते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स जैसे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नेपाल की बॉर्डर से घुसकर भारत पर अगला वार करना चाहते हैं। यानी सोचिए, जहां हम पाकिस्तान की बॉर्डर पर या फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पर फोकस कर रहे होंगे, आईएसआई की प्रॉक्सीज नेपाल से हम पर अटैक करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ये लगता एक बॉलीवुड मूवी जैसा जरूर है, लेकिन इसमें एक डरावना सच शामिल है कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आज भारत को नेपाल से डेंजर है क्योंकि नेपाल धीरे धीरे चाइना का दोस्त बनता जा रहा है। वहां के लोग भारत से प्यार करते जरूर हैं, लेकिन वहां की लीडरशिप चाइना से। प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि 99% लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते, लेकिन अगर आप उस 1% में से हैं जो सॉल्यूशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके मुझे बताइए। जियोपॉलिटिक्स का अगला दशक उन्हीं के हाथ में होगा जो सच में एआई समझता है और उसका सही उपयोग कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि एआई में होने वाले बढ़ते एडवांसमेंट्स गवर्नमेंट्स पर भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो वर्किंग प्रोफेशनल की हालत क्या होगी। हम चाहते हैं कि आप डिसीजन पैरालिसिस में ना फंसे, इसीलिए आप एक एक्सक्लूसिव 2 डे लाइव एआई ट्रेनिंग इस सैटरडे और संडे 10 AM से लेकर 7 PM अटेंड कर सकते हैं। ये वर्कशॉप नॉर्मली तो 10,000 का होता है, लेकिन हमारे पार्टनर्स आउटस्किल आपके लिए ये एआई ट्रेनिंग फ्री में ला रहे हैं। आउटस्किल दुनिया का पहला एआई फोकस प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया के टॉप एआई फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स बैक कर रहे हैं। इन 16 घंटों में आप सीखोगे 20+ एआई टूल से पर्सनल एआई टूल किट बनाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टर करना, रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस बनाना, एआई एजेंट्स और टूल्स डेवलप करना। 50 से ज्यादा देशों से 1 लाख प्रोफेशनल्स इस कोर्स को ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि एआई वर्ल्ड में अनप्रिपेयर्ड रहना एक बड़ी रिस्क है। चाहे आप टेक में, पॉलिसी में या बिजनेस में हो, ये प्रोग्राम आपके लिए है। So click on the link in the description, secure your spot and join the WhatsApp group to get all the updates, and remember to join the first session on Saturday at 10 AM. See you there. Chapter 1. We are an easy target. भारत हमारे दुश्मनों के लिए एक easy target है। इसलिए नहीं क्योंकि हमारी मिलिट्री कैपेबल नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारी 90% जनता बेवकूफ है। बात उन लोगों की हो रही है जो सीमा हैदर जैसे लोगों को भारत की बहू मान लेते हैं, उसे मीडिया अटेंशन देते हैं और नेशनल न्यूज बनाते हैं। 2023 में सीमा हैदर, अ मदर ऑफ 4 फ्रॉम सिंध पाकिस्तान, इलीगली भारत में आई। उसका सचिन मीना नाम के एक बंदे के साथ रिलेशनशिप था और वो आई कहां से? नेपाल बॉर्डर से। सीमा हैदर ने कह दिया कि मैं भारत की बहू हूं और हम सब ने मान भी लिया। दिस वॉज लिटरली स्टूपिड। पूरा इंटरनेट इस कपल का फैन हो चुका था। बट द ट्रूथ इज दिस वॉज अ ह्यूज नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि कोई भी उठकर अब प्यार का एक्सक्यूज देकर नेपाल बॉर्डर से भारत आएगा, यहाँ शादी करेगा और बस जाएगा, और उनकी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फैमिली का क्या? इजंट दिस सिक्योरिटी रिस्क? नेपाल हमेशा से एक डेंजर रहा है, लेकिन वहां के लोगों की वजह से नहीं, वहां की पोरस बॉर्डर की वजह से। इस बॉर्डर को हर स्मगलर और घुसपैठ का ड्रीम माना जाता है। चलिए देखते हैं कि पास में कैसे नेपाल भारत बॉर्डर का इस्तेमाल करके हम पर अटैक हुआ था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट काठमांडू से टेक ऑफ हुई। वहां की एयरपोर्ट सिक्योरिटी तब उतनी अच्छी नहीं थी और इसी वजह से फ्लाइट हाईजैक हो गई। इसकी पूरी कहानी हम अगले चैप्टर में जानेंगे। आगे जाकर 2001 में एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट नेपाल में 16 किलो RDX के साथ पाया गया, जिसका प्लान दिवाली मनाना तो नहीं हो सकता,
उसे भारत पर ही अटैक करना था। सोचिए, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट भी नेपाल का इस्तेमाल टेरर के लिए करता है। फिर 2013 में नेपाली बॉर्डर पर भारत ने अब्दुल करीम टुंडा को पकड़ा। यह लश्कर का बॉम्ब मेकर था जिसने भारत में 40 से ज्यादा ब्लास्ट किए थे। उसी साल नेपाल ने इंडियन मुजाहिदीन के को फाउंडर यासिन भटकल नामक आतंकी को भी पकड़ा था और भारत के हवाले कर दिया था। ये दोनों लोग नेपाल को एक हाइडिंग स्पॉट की तरह यूज कर रहे थे। पिछले साल अप्रैल 2024 में यूपी पुलिस ने नेपाल की बॉर्डर के पास एक टेरर ग्रुप के संबंधित 2 लोगों को नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा था। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। यानी एक बात तय है, पाकिस्तान नेपाल से दूर हो सकता है, लेकिन चाइना की मदद से वो अपने जासूस नेपाल भेजता है और वहां से भारत भी। अपार्ट फ्रॉम इंडियन मुजाहिदीन, हरकत उल मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, अंसर गजवात उल हिंद, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, ऐसे सारे ग्रुप्स भी नेपाल में ऑपरेट करते हैं। आई एम सॉरी अगर मैं इनके नाम मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एक्चुअली स्क्रैच दैट, आई एम नॉट सॉरी एट ऑल। आप सोच सकते हैं कि कैसे ओपन बॉर्डर पॉलिसी भारत के लिए एक बड़ी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, और ये होता ही इसीलिए है क्योंकि भारत और नेपाल एक ओपन बॉर्डर शेयर करते हैं। चैप्टर 2, भारत की ओपन बॉर्डर। नेपाल और भारत दोस्त हैं। हमारा कई सालों से एक रिश्ता है। नेपाली गोरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी का हिस्सा होते हैं। भारत का हिंदू और बुद्धिस्ट हेरिटेज हम नेपाल के साथ शेयर करते हैं। इनफैक्ट इंडियंस को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता और नेपाली लोग भी भारत बिना पासपोर्ट आ सकते हैं। 1950 में भारत और नेपाल के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई कॉल्ड इंडो नेपाल फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, जिसने दोनों देशों के सिटीजन्स को गारंटीड फ्री मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स प्रदान की। इससे नेपाली वर्कर्स भारत आकर काम करने लगे, नेपाली स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने लगे और इंडियन बिजनेसेस को नेपाल में एक्सपांड करने का मौका मिला। लेकिन इस दोस्ती यारी का फायदा लेने वाला एक तीसरा देश भी था, पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर दुनिया की सबसे ज्यादा मॉनिटर होने वाली बॉर्डर है, लेकिन नेपाल की नहीं। यूरोप का ये रिपोर्ट कहता है कि 80s से ही खलिस्तानी और जिहादी ग्रुप्स नेपाल को एज अ ट्रांजिट पॉइंट यूज करते हैं। बॉम्ब्स, वेपन्स, यहाँ तक फेक करेंसी भी नेपाल के थ्रू भारत में आती है। और नेपाल में खुद के भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 2008 से नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नेपाल में 13 बार सरकार चेंज हुई है। कभी सरकार इंडिया सपोर्टर होती है तो कभी कम्युनिस्ट। नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स। नेपाल में ग्रोथ तो है लेकिन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। जियोपॉलिटिकली नेपाल जैसा देश भारत और चाइना 2 राइजिंग पावर्स के बीच में है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और नंबर 3, चाइना का इंटरफियरेंस। आज नेपाल के जो पीएम है वो एंटी इंडिया स्टांस लेते हैं और चाइना को सपोर्ट करते हैं। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर को वेपनाइज करता है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल भी जुड़ चुका है। नेपाली कांग्रेस पार्टी ने चाइना से लोन्स लिए हुए हैं। चाइना ने नेपाल में पोखरा एयरपोर्ट फंड किया था जो अब प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सरकार ने चाइना से $215 मिलियन का लोन लिया था, लेकिन करप्शन के चलते ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं है। यानी जैसे चाइना ने श्रीलंका में लोन्स दे देकर श्रीलंका को ही बैंकरप्ट कर दिया था, वैसे नेपाल के साथ भी हो रहा है ऐसा लगता है। यानी आज साउथ एशिया का मैप देखें तो भारत हर साइड से या तो एनिमी से घिरा हुआ है या फिर एक ऐसे देश से जो खुद स्टेबल नहीं है, और इसका इम्पैक्ट भारत की सिक्योरिटी पर होता है। चैप्टर 3, नेपाल से डेंजर। पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे कई टेरर ऑर्गेनाइजेशंस नेपाल में एक सेफ हाउस ऑपरेट करते हैं जहां से वो भारत में अटैक्स प्लान करते हैं। ऐसे ही एक अटैक के बारे में जानेंगे विच इज द इंडियन एयरलाइंस IC-814 हाईजैकिंग, जिसे हरकत उल मुजाहिदीन ने हाईजैक किया था। फ्लाइट IC-814 24 दिसंबर 1999 को 4 बजे काठमांडू नेपाल से दिल्ली के लिए रवाना हुई। 4:53 PM को जब फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में पहुंची तब हाईजैकर्स ने प्लेन को कंट्रोल में ले लिया। 6 PM को कैप्टन शरण ने इंडियन ATC को इन्फॉर्म किया कि प्लेन में सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल है और पाकिस्तान ATC उन्हें लाहौर में लैंड करने की परमिशन नहीं दे रहा था। 6:44 PM को फ्लाइट अमृतसर लैंड करने के लिए रेडी हुई। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार था। 7:10 को कैप्टन ने एयरपोर्ट से कहा कि फ्लाइट को रिफ्यूल कर दो।
तब तक लोकल पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन गवर्नमेंट नेगोशिएटर्स वहां पहुंचे नहीं थे। हाईजैकर्स ने लोकल पुलिस से बात नहीं की क्योंकि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करनी थी। इसी डीले के कारण हाईजैकर्स गुस्सा हो गए और उन्होंने 2 पैसेंजर्स को बार बार चाकू से स्टैब किया। हाईजैकर्स के पास कलाश्निकोव राइफल्स थे, तो कैप्टन ने एटीसी को रिक्वेस्ट किया कि आप फ्यूल जल्दी भरो वरना और लोगों की जानें जाएंगी। हमारे साइड से तैयारी थी कि फ्लाइट को वापस उड़ने ही ना दिया जाए, इसीलिए रिफ्यूलिंग में देरी कर रहे थे। लेकिन हाईजैकर्स को शक होने लगा और उन्होंने फ्लाइट टेक ऑफ करवाई। फिर फ्लाइट रिफ्यूल करने के लिए लाहौर की ओर गई क्योंकि अमृतसर में रिफ्यूलिंग नहीं हो पाया था। पाकिस्तान एटीसी ने पहले परमिशन नहीं दी थी, लेकिन फिर जब कैप्टन ने कहा कि फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो प्लेन को क्रैश लैंड करना पड़ेगा, तब उन्होंने परमिशन दी। जब प्लेन पाकिस्तान से टेक ऑफ हुआ, हाईजैकर्स ने अपना अगला डेस्टिनेशन डिसाइड कर लिया, काबुल इन अफगानिस्तान। लेकिन उस एयरपोर्ट में नाइट टाइम लैंडिंग फैसिलिटी ही नहीं थी, इसीलिए फ्लाइट को दुबई के अल मिन्हद एयर बेस में रात के 1:30 बजे लैंड करना पड़ा। यहाँ पर भी अथॉरिटीज ने डिले करने की कोशिश की। 27 पैसेंजर्स को ऑफलोड कर दिया गया। रूपिन कटियाल, जिसे हाईजैकर्स ने मार दिया था, उसकी बॉडी को भी उतारा गया। अथॉरिटीज ने फूड कार्ड भेजने की कोशिश की, लेकिन हाईजैकर्स ने फिर से फ्लाइट को उड़ने का आदेश दे दिया। वो कंदहार जाना चाहते थे। फ्लाइट कंदहार में लैंड हुई और तुरंत उसे तालिबान ने घेर लिया। 26 to 29 दिसंबर 3 दिनों के लिए भारत इंटरनली डिसाइड करता रहा कि इन टेररिस्ट के साथ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। इंडियन नेगोशिएटर्स की टीम में अजित डोवाल भी शामिल थे। जब हमारे नेगोशिएटर्स वहां पहुंचे तो तालिबान ने मिलिट्री टैंक से एयरक्राफ्ट को सराउंड कर लिया था, लेकिन तालिबान ने भारत को परमिशन ही नहीं दी टू डू अ कोवर्ट ऑपरेशन। उनके स्पेशल फोर्सेस ने भी कोई मदद नहीं की। नेगोशिएशंस बहुत देर तक चले। हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स के बदले 3 प्रिजनर्स की रिलीज की डिमांड की, मसूद अजहर, उमर शेख, मुश्ताक जरगर। टू ब्रेक द डेडलॉक हमने इन 3 प्रिजनर्स को कंदहार भेजा और फाइनली ऑलमोस्ट 7 दिनों के बाद पैसेंजर्स को छोड़ा गया। इन्हीं 3 प्रिजनर्स ने आगे जाके भारत में कई और टेरर अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट किए। 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2016 का पठानकोट अटैक, 2019 का पुलवामा बॉम्बिंग। क्योंकि इन्हें अफगानिस्तान में अरेस्ट नहीं हुई, उन्हें खुला छोड़ दिया गया टू गो बैक टू पाकिस्तान। यानी इस पूरे इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि नेपाल में सिक्योरिटी ना होना और अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करना भारत के लिए कितना महंगा पड़ा। आज भी नेपाल में सिक्योरिटी का इशू है। यूएस स्टेट गवर्नमेंट का ये रिपोर्ट कहता है कि नेपाल के एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल्स आज भी वीक हैं और ये रिपोर्ट 2018 का है। नेपाल में सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट न होना भारत के लिए एक थ्रेट कैसे बन सकता है, ये आप इस इंसिडेंट से समझ ही चुके होंगे। चैप्टर 4 द हिमालयन चैलेंज। इस पूरी कहानी से आप समझ चुके होंगे कि थ्रेट सिर्फ एक साइड से नहीं है, थ्रेट चारों तरफ से। नेपाल से आने वाले चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, बॉर्डर कंट्रोल। आज नेपाल की बॉर्डर पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग वगैरह करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। नाइट विजन ड्रोन्स, मोशन सेंसर्स, थर्मल कैमरास जो एक इलेक्ट्रॉनिक बैरियर बन सकते हैं। रैंडमाइज चेक पॉइंट से हम टेरर एक्टिविटीज के साथ साथ स्मगलिंग भी रोक सकते हैं। नेपाल बॉर्डर से भारत में गोल्ड कैसे स्मगल होता है, हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 2, जॉइंट सिक्योरिटी ड्रिल्स। कहते हैं ना, वी डोंट चूज आवर नेबर्स बट वी मस्ट लिव विद देम। और जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसा ही होता है। कोऑपरेशन इज द की। इंडिया की एसएसबी और नेपाल की आर्म्ड पुलिस के साथ बॉर्डर के वल्नरेबल सेक्शंस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और बॉर्डर्स को सुरक्षित किया जा सकता है। 2 नेशंस 1 मिशन, दैट्स द वे टू गो। नंबर 3, इंटेलिजेंस शेयरिंग। इंफॉर्मेशन को एम्यूनेशन ऑफ वॉर कहते हैं। जब इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है तो आने वाले डेंजर से सावधानी बरती जा सकती है। आने वाले समय में इंडिया और नेपाल एक जॉइंट इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। नंबर 4, आईएसआई का चेकमेट। अगर पास्ट हमें कुछ सिखाता है तो वो यही है कि आईएसआई भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उनके डिप्लोमेट भी आरडीएक्स की स्मगलिंग करते हैं तो मैं क्या ही बोलूं। आईएसआई के नेटवर्क को एक्सपोज करने में नेपाल को भारत की सहायता करनी ही होगी। नंबर 5, आत्मनिर्भर नेपाल। श्रीलंका 3 साल पहले बैंकरप्ट हो चुका था चाइनीज डेट ट्रैप की वजह से, और नेपाल भी उसी राह पर चल पड़ा। चाइना की डेप्ट डिप्लोमेसी और लोकल लेवल का करप्शन एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है जिसका शिकार नेपाल हो सकता है। इसकी वार्निंग भारत को नेपाल को देनी ही होगी और नेपाल को खुद
अपने दम पर अपनी इकोनॉमी खड़ी करने की कोशिश करनी होगी। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। तो भारत के लिए लेसन्स क्या है? सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर हम इतिहास से कुछ सीखते नहीं तो इतिहास वापस दोहराएगा। हमने देखा है कि कैसे अलग अलग टेरर सेल्स नेपाल से ऑपरेट करते हैं और कैसे इजीली भारत में आते हैं और इसका भारत पर रियल लाइफ इम्पैक्ट होता है। टेरर अटैक्स होते हैं, बॉम्बिंग्स होते हैं। इंटेलिजेंस को हल्के में लेना हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि कैसे ड्रोन्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। आज के जमाने में ये इंपॉर्टेंट है कि हर स्टेट की पुलिस के पास अपने ड्रोन्स होने चाहिए सो दैट कंटिन्यूअसली सेंसिटिव एरियाज को मॉनिटर किया जा सके। और ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि ये ड्रोन्स इंडियन मेड कंपनी के ही हों। ड्रोन्स के कंपोनेंट्स भी भारत में ही बनने चाहिए, ना कि चाइना से इंपोर्ट होने चाहिए। अगली बात है कि चाइना जैसे बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है वैसे ही हमें भी करना होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों की कंपलसरी वेरिफिकेशन की जाए। इलीगल इमिग्रेशन भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। आज सिचुएशन ऐसी है कि शायद हमें पता भी नहीं है कि भारत में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स अगर बॉर्डरिंग विलेजेस में बसने लगते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि आगे जाकर वो टेररिस्ट को सहारा भी दे सकता है। बॉर्डर में बसने वाले लोगों का वेरिफिकेशन बिना किसी करप्शन के होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी ये सच है कि 500 रुपए में बॉर्डरिंग एरियाज में आधार कार्ड, पैन कार्ड बनते हैं। ये न्यूज देखिए, ये न्यूज 2017 की है, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी इंडो पाक बॉर्डर जैसे थर्मल इमेजिंग फेंसिंग होने वाली थी। लेकिन इसका अपडेट आगे क्या है, कंप्लीट हुआ है या नहीं, किसी को नहीं पता। इसी सेम आर्टिकल में कई सारे ऑफिशियल्स कहते हैं कि नेपाल बॉर्डर से ड्रग्स, फेक करेंसी, ये सब कुछ आसानी से भारत में आता है। यानी सबको पता है कि ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है, जस्ट इस पर एक्शन किसी को नहीं लेनी है। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। भारत और नेपाल के रिलेशंस में प्रॉब्लम यही है कि पिछले ऑलमोस्ट 18 सालों से चाइना और नेपाल एक दूसरे के साथ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के कारण जुड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि चाइना को खुश रखने के लिए नेपाल वही करता है जो चाइना चाहता है। यू सी, अगर पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ सीखा है तो फिर वो यही है कि ये कोई कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है। हमारे एनिमीज कंटिन्यूअसली हमें हर तरह से, हर साइड से कमजोर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, इस डॉक्ट्रिन का यही मतलब है। आजकल अगर आपको लोकली दंगे भड़काने हैं या फिर किसी एक एरिया में लोगों को भड़काना है तो फिर सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल बन चुका है। आजकल ट्विटर पे एंटी इंडिया पोस्ट होना काफी कॉमन हो चुका है। रेसिज्म ट्विटर पर बहुत बढ़ चुका है और अकाउंट छोटा हो या बड़ा, अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है तो फिर वो ट्वीट वायरल भी होना है। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर चाइनीज बॉट्स जानबूझकर ये कर रहे हैं? चाइनीज बॉट्स जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैला रहे हैं, एंटी इंडिया पोस्ट बना रहे हैं और बांग्लादेश के कुछ फोटोज और वीडियोस इंडियन हैं ऐसे बताकर सर्कुलेट कर रहे हैं। कई पाकिस्तानी हैंडल्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। इवन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में भी पाकिस्तानी हैंडल्स इंडिया को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, और वो भी इतना कि ईरानियन एम्बेसी को उन फेक ट्वीट्स को बस्ट करना पड़ा। ये फेक न्यूज का प्रॉब्लम आने वाले समय में और बढ़ने ही वाला है, और इसी फेक न्यूज का इस्तेमाल नेपाल और भारत के रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए होगा। नेपाली लोगों को इंडियंस के अगेंस्ट भड़काया जाएगा और इस पर इंडियन लीडरशिप को कड़ी नजर रखनी ही होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आउटस्किल। AI के साथ अपने करियर को बूस्ट दीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको बदलती हुई दुनिया के बारे में अपडेटेड रखने से मुझे फर्क पड़ता है।